जीएस टॉप 100 सीरीज़ का ये डे नंबर 3 है। पहला सवाल है, हु वॉज द मोस्ट फेमस शक रूलर नोन फॉर हिज इंस्क्रिप्शन एट गिरनार। तो मिनेंडर की अगर मैं बात करूँ तो मिनेंडर कौन है? इसका बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो नाम है वो मिलिंद के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट थे इसके समय में कौन थे? नागसेन। और इनसे इन्फ्लुएंस होकर के इस मिनेंडर ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था और अपना नाम चेंज करके मिलिंद रख लिया था। और ये आपको कहाँ से पता चलता है? तो मिलिंदा पनाहा एक स्क्रिप्ट्स है, लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, उसमें आपको इनके बारे में जानकारी मिलती है। मिलिंदा पनाहा। ये गिरनार इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड नहीं है। फिर आते हैं डिमीट्रियस। डिमीट्रियस भी जो हैं वो मिनेंडर के टाइम के ही हैं और ये जो हैं वो हैं ग्रीको बैक्टीरियन किंग। और मिनेंडर भी एक ग्रीको बैक्टीरियन किंग था और 2nd सेंचुरी के हैं ये लोग। फिर आते हैं रुद्रभूति। रुद्रभूति जो है वो कौन है? तो ये जो है वो है इंडो सीथियन, यानी ये शक डायनेस्टी से रिलेट हैं, बट इनका संबंध गिरनार इंस्क्रिप्शन से नहीं है। ठीक है। और फिर आता है रुद्र दमन। ये एक वेस्टर्न, कहाँ का? वेस्टर्न क्षत्रपास। क्या नाम है? क्षत्रपास। वेस्टर्न क्षत्रपास यानी शक डायनेस्टी का एक महान राजा था और इसने गुजरात के गिरनार में और जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट था उसको जीत करके अपना राज स्थापित किया था। और ये 2nd सेंचुरी सीई में आया है। 2nd सेंचुरी सीई में आया है। ये सारे ही 2nd सेंचुरी के हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन रुद्र दमन जो है उसका संबंध आपका गिरनार इंस्क्रिप्शन से भी है। और ये कैसे आपको पता चलता है? तो ये जो मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शन है रुद्र दमन का वो गिरनार में लोकेटेड है। और गिरनार कहाँ पे है? तो जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ पे है? तो आप कहोगे गुजरात में है। अब इस जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एक रॉक है जिस पे एकदम प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन कार्व्ड है और 150 सीई डेट लिखी गई है। और इस इंस्क्रिप्शन में रुद्र दमन के अचीवमेंट के बारे में बताया गया है। अचीवमेंट के बारे में मिलिट्री विक्ट्री ओवर किस पर मिलिट्री विक्ट्री किया था? तो मिलिट्री विक्ट्री किया था सातवाहन के ऊपर इन्होंने मिलिट्री विक्ट्री की थी और अदर लोकल रूलर के ऊपर विक्ट्री की थी। इसके अलावा इनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सुदर्शन लेक को इन्होंने रिनोवेट करवाया था। इसका इस्तेमाल रीस्टोरेशन ऑफ वाटर के लिए किया जाता है। और इसके अलावा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया था और जो इरिगेशन और लोकल प्रॉस्पेरिटी का एक केंद्र था ये जो सुदर्शन लेक, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और इनके इंस्क्रिप्शन जो हैं वो संस्कृत भाषा में दिखते हैं जिनमें प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया गया है जो कि उस समय बहुत ही कॉमन था। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो गवर्नेंस यानी शासन में रहा है और इसके अलावा पब्लिक वर्क को रीस्टोर और मेंटेन करने में रहा है। किसको? पब्लिक वर्क को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें और कुछ ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? रुद्र दमन, जिनका संबंध किससे है? गिरनार इंस्क्रिप्शन से है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडेशन कब हुआ है? तो 1906 को हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां 3। आगा खां 3 जो है 1906 से 1913 तक
इसके प्रेसिडेंट रहे थे और ये पहले प्रेसिडेंट रहे थे और इन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसके मेंबर बने 1906 में, 1913 में, और 1930 से 1940 के बीच में ये इसके कई बार प्रेसिडेंट रहे थे। और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के बारे में भी बोला था कि उनको अलग देश पाकिस्तान चाहिए। उसके अलावा नहीं थी। नवाब सलीमुल्लाह खान जो हैं वो भी एक पॉलिटिकल लीडर थे और मुस्लिम लीग के एक मेंबर रहे। और फिर आते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अली ए लीगैंग। द स्प्रिंग फेस्टिवल है। अली ए लीगैंग जो है एक तरीके का स्प्रिंग फेस्टिवल है। इसका मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ फागुन मंथ में मनाया जाता है। किस इंडियन स्टेट में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? तो मिसिंग ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। एकमात्र आसाम में ही ये ट्राइब देखी जाती है। अब यहाँ पे बात आएगी कि ये आपका कब से कब के बीच में आता है? तो फरवरी और मार्च के बीच में आता है। ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। फिर इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है। ठीक है, ये फेस्टिवल जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है। इस यहाँ से ये जो आपका फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ द फाल्गुन होता है तो वो यहाँ से माना जाता है कि लेट ऑफ विंटर और स्टार्टिंग या बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। और ये जो है एग्रीकल्चर साइकिल के स्टार्ट होने का भी समय माना जाता है। इसी के साथ साथ अली का क्या मतलब होता है? अली का मतलब होता है सीड। आई का क्या मतलब होता है? मदर। आई का मतलब होता है मदर। और लीगांग का क्या मतलब होता है? तो टू प्लांट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें लोग क्या करते हैं? नए नए कपड़े पहनते हैं, फेस्ट मनाते हैं, गैदरिंग करते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस करते हैं, डांस करते हैं। और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ओके, अब देखिए गोवा की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे गोवा है इसमें लिखा हुआ, तो गोवा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो आपको याद होगा कार्निवल और सिग्मो। ये दो फेस्टिवल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एसएससी ने सिग्मो फेस्टिवल के बारे में पूछा हुआ है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। अच्छा देखो, असम में बिहू भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहू भी एक फेस्टिवल है जो कि एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। अब हिमाचल प्रदेश का क्या है? कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा ये भी पूछा गया है, कुल्लू दशहरा। और क्या है इसके अलावा? कुल्लू दशहरा के अलावा आप कमेंट में बताना इसके अलावा कौन कौन से हैं। एक डांस के लिए अलग वीडियो रखी जाएगी, लेकिन पहले इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो केरला का कौन सा है? तो केरला के त्यौहार हैं ओनम, विशु। ओनम और विशु। नेम द वायरस स्प्रेड बाय मॉस्किटो दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन। देखो इसने सब आंसर दे दिया है, बस इसने एक हिंट दिया है कि इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन होता है। तो ये पहली बात तो वायरस का नाम पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि लिम्फेटिक फिलैरिसिस ये किससे होता है? तो पैरासिटिक वॉर्म से होता है। किससे होता है? पैरासिटिक वॉर्म से होता है। और इसको स्प्रेड कौन करता है? तो स्प्रेड करने के लिए मॉस्किटो जिम्मेदार होता है, यानी मच्छर जिम्मेदार होता है। और ये किस पार्ट को अफेक्ट करता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम को ये क्या करता है? अटैक करता है। और ये ब्रेन में इन्फ्लेमेशन नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। जापानीज इंसेफेलाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है। क्या है? वायरल इन्फेक्शन है जो कि मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। और इसमें जो आपका वायरस होता है उसका नाम है जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस। इंसेफेलाइटिस वायरस, ये आप अपने नोटबुक में लिख लेना, ये इसका नाम है। अच्छा, ये जो मॉस्किटो है ये कौन सी स्पीसीज़ का है? तो क्यूलेक्स स्पीसीज़ का मॉस्किटो होता है जिसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये सबसे पहले जो इन्फेक्टेड बर्ड होती है इसमें जाएगा, फिर ये वायरस में जाएगा, वायरस से ये किस में जाएगा? ह्यूमन में जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापानीज इंसेफेलाइटिस, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अच्छा अदर ऑप्शन, अच्छा इसमें एक चीज़ और देखिए आपका कैसे सही हो जाएगा। तो ये सही इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके सिम्टम जो है इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, इसी को कहा जाता है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन में दर्द होता है। और इसमें क्या होता है, फीवर आता है, देखो फीवर आएगा, हेडेक होगी यानी सर दर्द करेगा, नेक स्टिफनेस होगी और कन्फ्यूज़न आएगी, और सीवियर केस में सीजर्स होने लगेंगे, आपके सीजर्स होने लगेंगे, फिर कोमा में जा सकते हो आप, और डेथ भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं फ्रांसीसेला टोलेरेनिस टोलेरेंसिस, ये वाला बीमारी। अब ये किससे होती है, तो ये होती है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का क्या नाम है, टुलैरीमिया, ये है बैक्टीरियम का नाम, ठीक है। और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है रैबिट फीवर। क्या नाम है, रैबिट फीवर, ये भी ध्यान रखिएगा। रैबिट फीवर इसका क्या नाम है, रैबिट फीवर, ठीक। ये ट्रांसमिट कैसे होती है, कांटेक्ट में आ जाएगा, किसके, इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आ जाइए आप तो हो जाएगी, या फिर इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर अगर इंजेक्ट हो गया तो आ जाएगी। टिक से हो सकता है, मॉस्किटो से हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं। अच्छा इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, देखो इसमें सिम्टम आता है, फीवर होगा, फिर स्किन अल्सर हो सकता है यानी स्किन का घाव, फिर रेस्पिरेटरी इशू हो सकती है यानी सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, ये आपके सिम्टम हो सकते हैं। और फिर आता है येलो फीवर। येलो फीवर, येलो फीवर किससे होता है, येलो फीवर भी एक वायरस से होता है, उसका नाम है फ्लैवी वायरस, इसका क्या नाम है, फ्लैवी वायरस, ठीक है। और ये भी मॉस्किटो के द्वारा स्प्रेड होता है, आपको ये याद रखना है। अच्छा इसमें मॉस्किटो का नाम पूछा जाता है तो एडीज़ मच्छर बोलते हैं या फिर मॉस्किटो बोलते हैं, एडीज़ मॉस्किटो। इसको पर्टिकुलरली पूरा नाम क्या है, एडीज़ एजिप्टी, ये पूरा नाम है। सिम्टम क्या है, तो देखो फीवर होगी, सिम्टम में फीवर होगा, जॉइंटिस होगा, येलो हो जाएगा शरीर, इसलिए इसको येलो फीवर के नाम से भी जाना जाता है। जॉइंटिस हो सकता है इसमें, ठीक है। और ब्लीडिंग हो सकती है यानी खून, ये भी हो सकता है, ठीक। किडनी फेलर का भी लक्षण बन सकता है, किडनी फेलर का भी लक्षण बन सकता है ये, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल ईच बास्केट शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेशर रिलीज NBA अप्रूव्ड मेटल सेफ्टी रिंग डैश इन साइड डायमीटर विद अ वाइट कॉर्ड नेट 18 इंच इन लेंथ। तो आपको ये डैश का वैल्यू भरना है, तो इस डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 18 इंचेस। 18 इंच आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 18 इंच। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 42nd अमेंडमेंट, ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। और इसमें क्या चेंज किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार चेंज किया गया था, इसमें क्या लाया गया था, तो DPSP ये लाया गया था, और क्या लाया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी, ओके। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको किस में रखा गया था, तो इसको रखा गया था आर्टिकल नंबर 31 में, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट ये लाया गया था 1985 में, कितना, 1985 में लाया गया था। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें डिस्क्वालीफाइंग MPs एंड MLAs इन्वॉल्विंग इन डिफेक्शन लीडिंग टू द एडिक्शन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके बारे में बताया जाता है। और उसके बाद 61th अमेंडमेंट ये हुआ है 1989 में, 1989 में। तो इसमें क्या लाया गया था, तो वोटिंग एज जो होती है, वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई थी, 21 से क्या कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। अब आता है 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट जो है
वो आपका है 1978। ये कब आया? 1978 में आया। अब यहाँ पे क्या किया गया? रिमूव कर दिया गया, इस वाले पार्ट में रिमूव किया गया राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपका रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट से। तो इसको रखा कहाँ गया है? तो इसको रखा गया है लीगल राइट में। कौन से आर्टिकल में रखा गया है? लीगल राइट में रखा गया है। तो कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो आर्टिकल 300A इसमें रखा गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, द राइट आंसर इज 44th अमेंडमेंट। पूछा गया था राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव किया गया है, तो ये 44th अमेंडमेंट पे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एज ऑफ सितंबर 2024? भूपेंद्र पटेल। अरे भूपेंद्र पटेल तो ये गुजरात के हैं। नायाब सिंह सैनी ये तो हरियाणा के हैं। M.K. स्टालिन, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन तो झारखंड के हैं। तो बचे कौन? M.K. स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको सारे चीफ मिनिस्टर भी पता चल गए, सारे ऑप्शंस के। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन जून 2024? तो ये हो जाएंगे जूअल ओरम। जूअल ओरम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को संभाल रहे हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये भूपेंद्र यादव को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है? तो भूपेंद्र यादव जो है वो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। किसके? क्लाइमेट चेंज के। फिर आते हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी कौन है भाई? प्रहलाद जोशी जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पार्लियामेंट्री, क्या मिला है इनको? पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसके अलावा इनको मिला है कोल और माइंस, ठीक है। बचे अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव का बारे में तो सभी को पता होगा, इनको रेलवे मिनिस्ट्री मिली हुई है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मिला हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सभी ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड बाय येला वेंकटेश्वर राव इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड परक्यूशनिस्ट? चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो, नादस्वरम ये साउथ इंडिया में एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? तो विंड इंस्ट्रूमेंट है। हो सकता है पेपर में पूछ ले नादस्वरम कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो विंड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये बनता किससे है? तो वुड से बनता है, यानी लकड़ी से बनता है। और ये कैसा दिखने में होता है? तो लार्ज, किसके तरह? ओ बॉय की तरह दिखता है, ठीक है। ये जब टेम्पल फेस्टिवल होता है तब बजाया जाता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब आते हैं पखावज। पखावज जो है ये नॉर्थ इंडिया में एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये एक बैरल शेप्ड ड्रम होता है। क्या होता है? बैरल शेप ड्रम होता है, ठीक है, जैसे कि मृदगम जैसा होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में किया जाता है। और क्लासिकल म्यूज़िक हो गया, लेकिन ये पखा जो है वेंकटेश्वर राव नहीं बजाते थे। अब आते हैं मृदगम पे। मृदगम क्या होता है? डबल हेडेड ड्रम होता है। ये क्या होता है? डबल हेडेड ड्रम होता है। डबल हेडेड ड्रम होता है, ठीक है। और हैंड और फिंगर से बजाया जाता है इसको। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो है कार्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यही जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आता है घाटम। घाटम क्या है? ये भी साउथ इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? साउथ इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। और कर्नाटिक म्यूज़िक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटिक म्यूज़िक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको जो है वेंकटेश्वर राव नहीं बजाते थे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पावर ऑफ अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्लिगेटरी पावर। ये कोई पावर ही नहीं होती है भाई। डिस्क्रिशनरी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है, और मैंने बताया भी था गवर्नर के आर्टिकल भी आपको बताए थे। तो ऑब्लिगेटरी कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है, तो इसमें गवर्नर क्या होता है? अपनी
आपसे कोई भी डिसीजन ले सकता है, वो इसके लिए वो किसी की एडवाइस मानने के लिए बाउंडेड नहीं होता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होती है, जिसमें जो गवर्नर होता है वो अथॉरिटी रखता है कि ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट भी कर सकता है और डिसॉल्व भी कर सकता है पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। और कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करवा सकता है, लॉ पास करवा सकता है। ये सब पावर एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आती है। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? तो समन भेज सकता है। क्या लेजिस्लेटिव पावर में क्या आ सकता है? समन, समन, समन भेज सकता है। प्रोरोग्यू, सीजन कर सकता है। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में असेंट टू बिल कर सकता है और एड्रेस द लेजिस्लेचर ड्यूरिंग सीजन। ये है गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर। तो आपका सही आंसर क्या था? ऑब्लिगेटरी पावर, जो कि कोई गवर्नर से संबंधित नहीं है। विच 5 ईयर प्लान एम टू अचीव सेल्फ रिलायंस एंड एम एट ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। तो इसका तो आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपने सेकेंड वीडियो देखी होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4th प्लान। तो जो सेकेंड वीडियो देखा होगा सेकेंड डे की, उसको ये बात पता होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर फैक्टर दैट हैज़ फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तभी तो आप ग्लोबल लोगों से ग्लोबली आप कंपटीशन कर पाओगे। हु वॉज कन्फर्ड अ गोल्ड मेडल इन 1968 बाय द मैक्सिकन गवर्नमेंट फॉर हर कोरियोग्राफी। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो देखा तो एक फिल्म स्टार है, तो फिल्म स्टार तो नहीं हो सकता। ठीक है। और फिर आती हैं शोभना नारायण। शोभना नारायण के बारे में मैंने क्लास 2 में बताया था आपको। ये किससे संबंधित थी? तो आप बताओगे ये तो कथक डांसर रही हैं। ठीक है। ये कथक डांसर रही हैं और ये कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो यूपी का क्लासिकल डांस है। ठीक है। यूपी का क्लासिकल डांस है। फिर आते हैं कि आपका अगला है रुक्मणी अरुणडले। रुक्मणी अरुणडले जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो आपको पहले पता होना चाहिए ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो आप कहोगे तमिलनाडु का ये है। और 1968 में इनको मैक्सिकन गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया था। फिर कौन आते हैं? फिर कौन आता है? फिर आते हैं मृणाली साराभाई। मृणाली साराभाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13th का? मृणालिनी साराभाई, विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम है। आपको बताना है कमेंट में कि ये किससे संबंधित हैं। आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है। और मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये स्पेशली इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। मैंने इन्हीं ऑप्शन में इसका आंसर बताया है। कुछ बी से स्टार्ट है इसका आंसर। चलिए मैं बता भी देता हूँ। मृणालिनी साराभाई जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द टेरिटरी सेक्टर ऑफ द टर्चरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विसेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। टर्चरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? जो रॉ मटेरियल्स होते हैं। रॉ मटेरियल को अगर आपने कुछ बना दिया तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। एज पर सेंसस 2011, which of the following streams of migration has the highest percentage rural to urban, या फिर अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, रूरल टू रूरल? तो माइग्रेशन हुआ है रूरल टू रूरल में। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड द नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुराग ठाकुर। देखो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। ये कौन है? प्रेसिडेंट है। कौन से आर्टिकल में आता है प्रेसिडेंट? 52 में आता है। और नरेंद्र मोदी पीएम है। अमित शाह गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, यानी होम मिनिस्टर हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। नाट्यशास्त्र द अर्लीस्ट टेक्स्ट डीलिंग विद परफॉर्मिंग आर्ट डांसेस एंड म्यूजिक वॉज कंपाइल्ड बाय विच सैग? तो शाक्य, वाल्मीकि, अगस्त्य, भरत। तो अब बताइए आप इसका सही आंसर क्या होगा? तो नाट्यशास्त्र क्या है? एक एंशियंट इंडियन ट्रीटाइज है ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स इंक्लूडिंग, जैसे कि थिएटर है। नाट्यशास्त्र में क्या क्या आता है? थिएटर आता है, डांस आता है, म्यूज़िक आता है। ठीक है। और ये एट्रीब्यूशन है किसको? भरत मुनि को। तो भरत मुनि कहाँ है? भरत मुनि है डी ऑप्शन में। ठीक है। शाक्य का मतलब क्या हुआ? शाक्य का मतलब ये हुआ क्लैन ऑफ
क्लैन ऑफ कौन? शाक्यमुनि, आगे बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम, ये हो गया। बट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन शाक्य एंड द क्रिएशन ऑफ नाट्यशास्त्र। ओके, वाल्मीकि, वाल्मीकि कौन है? ये हिंदू ट्रेडिशन के लिए है, और आपको पता है वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी थी, और 2 मेजर संस्कृत एपिक हैं। इन्होंने जो 2 संस्कृत एपिक्स हैं रामायण और महाभारत, उसमें से रामायण की रचना करी थी। महाभारत की रचना किसने करी थी? तो वेद व्यास ने करी थी। और फिर आते हैं अगस्त्य। अगस्त्य भी एक हिंदू माइथोलॉजी के सबसे बड़े सैग हैं, यानी ऋषि मुनि हैं। और अगस्त्य ऋषि की बात करें तो आयुर्वेद और अदर साइंटिफिक टॉपिक के ऊपर इन्होंने बात करी है। फॉर अ बुक ऑफ मास एम, एक बुक है जिसका मास m है, मूविंग अ डिस्टेंस d ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगता है, और बुक जो है वो हॉरिजॉन्टल रखी गई है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिएगा वर्क बराबर क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0, तो वर्क हो जाएगा 0, दैट इज सी ऑप्शन। दिवेही इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, दिवेही इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। इसका सही आंसर क्या होगा? मालदीव। ये किधर पड़ता है? तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, टू इंडिया। मालदीव एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडियन ओशन में है। कहाँ पे? हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में है। और इसमें 1000 कोरल आइलैंड है, ये याद रखिएगा। और दिवेही जो है वो क्या है? एक दिवेही जो है ये इंडो आर्यन, इंडो आर्यन लैंग्वेज है, और ये रिलेट करता है सिन्हला, सिन्हला यानी जो कि श्रीलंका में बोली जाने वाली एक भाषा है। और ये किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है? तो थाना, थाना स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ये चीज़ आप अपने नोट में कर लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जैसे म्यांमार, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? बर्मा। इसका प्राचीन नाम क्या है? बर्मा। और ये नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, किधर से? ईस्ट पार्ट से। और इसके साथ बॉर्डर कौन कौन से लगते हैं? तो नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये AR से मैंने नोट कर दिया, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ की अगर भाषा की बात करूँ तो देखो बर्मा है, तो बर्मा के लोग क्या बोलते थे? बर्मीज़। तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आपकी? बर्मीज़। और देखो, और बर्मीज़ कौन है? सीनो तिब्बतन, सीनो तिब्बतन लैंग्वेज है। ये कैसी लैंग्वेज है? सीनो तिब्बतन लैंग्वेज है। और ये किससे अलग है? इंडो आर्यन फैमिली से अलग है, ठीक है। फिर भूटान आते हैं। भूटान जो है इंडिया का एक नेबर कंट्री है जो कि नॉर्थ पार्ट में पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ पार्ट में पड़ता है। और इसकी बाउंड्री कौन कौन सी है? तो आप कहोगे सिक्किम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो डी जोंग खा, डी जोंग खा, ठीक है। ये भी बिलोंग करता है सीनो तिब्बतन लैंग्वेज की फैमिली से, ठीक। अब आते हैं श्रीलंका। श्रीलंका भी इंडिया का क्या है? एक नेबरिंग कंट्री है जो कि कहाँ पे पड़ता है? साउथ ऑफ इंडिया, यानी साउथ पार्ट में पड़ता है इंडिया के, ठीक है। और ये किससे सेपरेट है इंडिया से? तो पार्क स्ट्रेट से ये अलग है, ठीक है। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ये है सिन्हला, सिन्हला। और क्या है? तमिल। यहाँ पे 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है आपकी सिन्हला और दूसरी है तमिल। मेजॉरिटी जहाँ पे जैसी रहती है, जैसे अगर तमिल लोगों की मेजॉरिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे तमिल बोली जाती है, और जहाँ पे सिन्हला कम्युनिटी यानी श्रीलंकन लोग हैं वहाँ पे सिन्हला बोली जाती है। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन यानी 20वें क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी बॉर्डरिंग जॉर्डन इन द ईस्ट एंड इजराइल इन द वेस्ट। तो सबसे पहले आता है वर्ल्ड ओशियन। वर्ल्ड ओशियन के बारे में क्या है, ये वर्ल्ड ओशियन का मतलब है वास्ट इंटरकनेक्टेड बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर कवरिंग मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस। देखो ये सॉल्टी है, ये जॉर्डन के साथ क्या है, कोई भी सीमा नहीं बनाते, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब आ जाते हैं डेड सी। डेड सी जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा हाईली सैलिन होती है, और ये इतनी सैलिन होती है, मतलब सॉल्ट की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी इसमें रह नहीं पाता है। ठीक है, सैलिनिटी इसमें कम से कम 30% के करीब करीब होती है, और 8 to 10 टाइम्स सॉल्टियर होता है अदर ओशियन से। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्वेटिक लाइफ संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स कंटेंट पाए जाते हैं, और इसका एक नाम है, इट वाट इज़ नोन फॉर थेरापियोटिक, इस नाम से इसका पानी जाना जाता है, और इसमें कॉस्मेटिक बेनिफिट्स भी होते हैं, मतलब कॉस्मेटिक बेनिफिट के लिए भी इसके पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फिर आता है ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक के बारे में है कि ये यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। ठीक है, और इसका जो वाटर बॉडी है वो सॉल्टी है, ये भी जॉर्डन और इज़राइल के साथ कनेक्शन नहीं रखता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आते हैं डॉन जुआन पॉन्ड। डॉन जुआन पॉन्ड जो है वो एंटार्क्टिका में लोकेटेड है। कहाँ पे, एंटार्क्टिका में लोकेटेड है, एंटार्क्टिका में। ठीक है, और ये जॉर्डन और इज़राइल से दूर है, एंड इट डज़ नॉट बॉर्डर देम, तो इसलिए ये जो है इसके साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। डेड सी जो है वो किसके, जॉर्डन के साथ, और साथ ही साथ इज़राइल के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और किधर से किधर की तरफ करेगा, तो बॉर्डर शेयर करता है जॉर्डन के साथ ईस्ट डायरेक्शन में, और इज़राइल के साथ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद, थैंक यू। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपनी कमेंट ज़रूर में एक्सप्रेशन अपने ज़रूर व्यक्त करना।